नमस्कार। आज इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में जिस मुद्दे की हम लोग बात करने वाले हैं वो मुद्दा जुड़ा हुआ है जन जन से, देश के प्रत्येक युवा से, पुरुष से, महिला से और देश के भविष्य से भी। ये मुद्दा सरकारों पर सवालिया निशान लगाता है, जनता की उम्मीदों और आकांक्षाओं को लेकर। और एक खास बात, इस मुद्दे को आप तक लाने के लिए हमारी आर्थिक धारा की टीम ने घंटों मेहनत की है तथ्यों के पड़ताल के लिए। तो अंत तक बने रहिए इस वीडियो के। आसनसोल शिल्पांचल 200 वर्षों से रहा है पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जोन। कोयला और पानी की उपलब्धता ने बढ़ावा दिया इसके इंडस्ट्रियल ग्रोथ को। ब्रिटिश शासकों ने समझा था इसके महत्व को। यूरोप में भाप क्रांति के बाद ही इस क्षेत्र में शुरू हो गया कोयले का प्रोडक्शन, लगने लगे स्टील कारखाने, इंडस्ट्रियल का शुरू हुआ फैलाव और परिणाम ये निकला कि पूरे देश से विशेषज्ञ, मजदूर, बिजनेसमैन और सामाजिक जरूरतों से जुड़े लोग यहाँ बसने लगे। पूरा इलाका बदल गया मिनी भारत में। अब इसके महत्व को समझते हैं इस तरीके से। जब बाजार पर कब्जे के लिए शुरू हुआ दूसरा विश्व युद्ध तो ब्रिटिश शासकों ने इस क्षेत्र की सुरक्षा को दिया था सबसे ज्यादा महत्व। थल सेना की कई कंपनियों को तैनात किया गया बर्नपुर में और हवाई हमलों का प्रतिरोध करने के लिए इलाके में बनाए गए 5 हवाई अड्डे। इनमें शामिल थे बर्नपुर, निघा, झांझरा, अंडाल और पानागढ़, सभी थे इंडस्ट्रियल जोन में। दावा तो यह भी किया जाता है कि जापान में जिस अमेरिकन विमान से परमाणु बम का विस्फोट किया गया था उसमें अंतिम ईंधन झांझरा हवाई अड्डे पर ही भरा गया था। आजादी के बाद भी इस क्षेत्र में औद्योगिक ग्रोथ का दौर जारी रहा। बिजली उत्पादक कंपनी दामोदर घाटी निगम डीवीसी, दुर्गापुर में डीएसपी एएसपी की स्थापना, राज्य सरकार की बिजली कंपनी डीपीएल इसके प्रमाण रहे हैं। हजारों छोटी बड़ी कंपनियां खुली, लेकिन बाद के दौर में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच टकराव और इनकी अलग अलग नीतियों के कारण इंडस्ट्रियल ग्रोथ न सिर्फ बंद हो गया बल्कि सभी इंडस्ट्रियल संस्थान मरने लगे। बड़े जहाज के साथ जुड़ी दर्जनों छोटी छोटी नावें भी डूबने लगी। इस समय ये इलाका पूरी तरह से इंडस्ट्रियल कत्लगाह में बदल चुका है। निवेश पूरी तरह से बंद है, श्रमिकों का तो पलायन हो रहा है, लेकिन सबसे अधिक परेशान इलाके के व्यवसायी हैं, जिनके पास भागने का कोई विकल्प नहीं है। हालांकि गिनती के बड़े बड़े व्यवसायियों ने पलायन किया है। पिछले 10 वर्षों से आसनसोल से सेलिब्रिटीज सांसद बन रहे हैं, चाहे वे बाबुल सुप्रियो हो या शत्रुघ्न सिन्हा। बाबुल भी मंत्री रह चुके हैं सरकार में 6 सालों तक, लेकिन निवेश की दूर दूर तक नहीं दिख रही कोई संभावना। अस्तित्व बचाने के लिए व्यवसायियों ने जुटाई हिम्मत और दक्षिण बंगाल के सबसे बड़े व्यावसायिक संगठन साउथ बंगाल फेडरेशन ऑफ चेंबर एंड इंडस्ट्रीज के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। सब जगह से डिमांड आ रहा है इस बार कि लोकल कैंडिडेट होना चाहिए। लोकल कैंडिडेट के संदर्भ में हम आज एक प्रेस रिलीज हम लोग कर रहे हैं कि आप लोग के माध्यम से सारी पॉलिटिकल पार्टी को ये खबर चली जानी चाहिए। 2014 से लेकर अभी तक 3 बार एमपी का चुनाव हुआ। यहाँ पर एक बाई इलेक्शन और 2 बाहर का आदमी आया, चीफ गेस्ट की तरह रहा। कोई घर नहीं, कोई ठिकाना नहीं। हफ्ता में तो क्या महीना में 1-2 बार आता था, 2-4 जगह फीता काटता था, भाषण देता था, चला जाता था। इस समय भाजपा से एसएस अहलुवालिया और सीपीएम से जहानारा खान प्रत्याशी हैं। दोनों ही स्थानीय हैं। तृणमूल ने शत्रुघ्न सिन्हा को बनाया है प्रत्याशी। मुख्य टक्कर है भाजपा और तृणमूल में। एसएस अहलुवालिया से है ज्यादा अपेक्षाएं। कल एसएस अहलुवालिया ने मीडिया कर्मियों को संबोधित किया था। उन्होंने बताया था कि उनके पिता जुड़े थे जेके नगर स्थित बाल्को कंपनी से। कंपनी की जेके नगर यूनिट बंद पड़ी हुई है, लेकिन इसके लिए वे दोषी ठहराते हैं वामपंथी नेता हराधन राय को। অভিযোগ তুলেছে অ্যালুমিনিয়াম কারখানা বন্ধ হওয়ার পিছনে আপনার একটা ভূমিকা রয়েছে। করতে পারে তৃণমূল তখন কি ছিল? তৃণমূল তখন কি? কংগ্রেস ছিল। আমি কি ছিলাম? আপনি তো কংগ্রেস ছিলেন। তবে নেতা কে ছিল? 70-এর দশকে তো আমি কলেজের ইউনিভার্সিটির ছাত্র।
আমার কি সামর্থ্য ছিল কারখানা বন্ধ করার? হারাধন রায় বন্ধ করেছিল, লাল সন্ত্রাসের জন্য বন্ধ হয়েছিল। तो क्या अहलूवालिया ने सच कहा? बिल्कुल नहीं, जमीनी सच्चाई इसके ठीक विपरीत है। उनके इस बयान पर यही कहा जा सकता है कि या तो वे अज्ञानी है, या फिर झूठे, या फिर यहाँ की जनता से करना चाहते हैं फरेब। वे अज्ञानी तो बिल्कुल नहीं है, तो उन्होंने क्यों बोला ये झूठ, क्यों कर रहे हैं वो फरेब? 1942 में भारत के पहले एल्यूमिनियम उत्पादक कारखाने की स्थापना जेके नगर में लक्ष्मीपंत सिंघानिया ने किया था। कारखाने का नाम रखा गया एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आजादी के बाद इसके मालिक लक्ष्मीपंत सिंघानिया कोलकाता चले गए और 1960 में कारखाने में उग्र ट्रेड यूनियनवाद विकसित होने लगा। इसी वर्ष कारखाने के गेट पर मैनेजर की पिटाई सार्वजनिक रूप से 2 घंटों तक की गई। पुलिस या राज्य सरकार मदद के लिए नहीं आई। धीरे धीरे मालिक उदासीन होने लगे और कारखाना बंदी की ओर बढ़ने लगा। सांसद थे उस वक्त आनंद गोपाल मुखर्जी। 2 जून 1984 में केंद्र सरकार ने कारखाने का राष्ट्रीयकरण किया तथा इसका विलय कर दिया गया भारत एल्यूमिनियम कंपनी यानी बाल्को में। आइए अब समझते हैं बाल्को को, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। देश में एल्यूमिनियम की मांग बढ़ने पर केंद्र सरकार ने वर्ष 1965 में छत्तीसगढ़ के कोरबा में स्थापित किया था भारत एल्यूमिनियम कंपनी बाल्को को। जेके नगर स्थित कारखाने का बाल्को में विलय होने के बाद इसका हेडक्वार्टर चला गया कोरबा में और देश के अन्य औद्योगिक संस्थानों की तरह इसकी भी बिगड़ने लगी स्थिति। इसी बीच 1990 में केंद्र सरकार ने लागू कर दी नई उदारवादी औद्योगिक नीति। केंद्र सरकार के स्तर से बंद कर दी गई सब्सिडी। कंपनी को अपने स्तर से जुटाना था संसाधन। हालांकि बाल्को ने देश के लिए किया था महत्वपूर्ण योगदान। वो क्या थे बताते हैं। रक्षा क्षेत्र में इंटरमीडिएट रेंज ब्लास्टिंग मिसाइल अग्नि और सरफेस मिसाइल पृथ्वी के लिए सप्लाई एल्यूमिनियम प्लेट। बिजली ट्रांसमिशन लाइन में लगने वाले अलॉय कंडक्टर के लिए अलॉक रड इसी कंपनी ने बाल्को ने विकसित किया था। साल 1999 में आई केंद्र में भाजपा सरकार और अटल बिहारी वाजपेयी बने एनडीए के प्रधानमंत्री। सरकारी कंपनियों को बेचने के लिए पहली बार बनाया गया डी इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री। बाल्को का 51% शेयर बेच दिया गया वेदांत रिसोर्स कंपनी से, जो जुड़ी थी स्टारलाइट इंडस्ट्रीज से। वेदांता कंपनी लंदन स्टॉक एक्सचेंज में है लिस्टेड। सड़क से लेकर संसद तक हुआ था इसका विरोध। आसनसोल के सीपीएम सांसद विकास चौधरी और तत्कालीन छत्तीसगढ़ सरकार के साथ साथ यूनियनों ने भी किया था इसका विरोध, लेकिन सरकार ने सौंप दिया इसे वेदांता को। कोरबा में 62 दिनों तक चली थी श्रमिकों की हड़ताल। मांग थी कि प्रबंधन नहीं सौंपेगा वेदांता को, लेकिन वो काम नहीं आई। वेदांता को 3 साल का समय दिया गया ताकि बाकी के बचे हुए 49% शेयर भी केंद्र सरकार से खरीद सके। केंद्र ने 51% शेयर वेदांता को बेच दी थी 551.6 करोड़ रुपए में। प्रबंधन हाथ में लेने के बाद वेदांता ने जेके नगर यूनिट को बंद करने का लिया निर्णय और कुछ श्रमिकों का तबादला हुआ कोरबा में। बाकी को मिला वीआरएस और मशीनें बेच दी गई कारखाने से निकालकर। वेदांता तो जो है स्टरलाइट बंद किया। ये कारखाना का जितना वर्कर थे सबको ट्रांसफ़र कर रहा था। लोग वीआर भर दिए, बहुत लोग, थोड़ा बहुत आदमी गए कोरबा, लेकिन वहाँ भी उस लेबर के जो गया उसके साथ जो है टॉर्चरिंग होने लगा। कुछ लोग छोड़ के भाग आए यहाँ ज़्यादातर सब लोग वीआर भर दिए। वेदांता को बंद करने में हाराधन राय तो का कोई हाथ नहीं था। ये तो जो है अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जिस समय बनी उस समय जो है शेयर को बेचा और शेयर बेच दिया। 51% मैनेजमेंट हो गया जो है स्टरलाइट का। स्टरलाइट ने ही जो है कारखाने को ही किया। সুরেন্দ্র সিং আলওয়ালিয়া যা বলেছেন পুরোপুরি মিথ্যা কথা বলেছেন, 100% মিথ্যা কথা বলেছেন। উনি না জেনেই বলছেন, গল্প বলছেন। হারাধন রায়ের নামে খালি গল্প করা হচ্ছে কি হারাধন রায় যেখানে কারখানা বন্ধ করে দিয়েছে। আসলে হারাধন রায় বন্ধ করে দিলেন। হারাধন রায়
জেকেনগর কারখানাকে ন্যাশনালাইজ করিয়েছিলেন, লড়াই করেছিলেন, আন্দোলন করেছিলেন, জেকেনগরকে বাঁচিয়েছিলেন উনি। আর জেকেনগরকে বন্ধ করেছে বিজেপি সরকার, অটল বিহারী বাজপেয়ী। এটাকে নিলাম করে দিল, প্রাইভেট কোম্পানিকে বিক্রি করে দিয়েছিল, স্টারলাইট কোম্পানিকে বিক্রি করেছিল। এর সঙ্গে কোরবা ইউনিট আর জেকেনগর ইউনিট দুটোকে একসঙ্গে নিলাম করা হয়েছিল, একই সঙ্গে করা হয়েছিল নিলাম। কোরবা এখনও চলছে, কিন্তু এইখানটাকে পুরোপুরি শ্মশানে পরিণত করে দিয়েছে। এই জন্য পুরোপুরি দায়ী হচ্ছে বিজেপি সরকার। যখন মাল নিলাম হয় তখন এই সুরেন্দ্র সিং আলবালিয়ার দাদা এইখান থেকে পেস্ট প্ল্যান্টটা কিনে নিয়েছিল ওই স্টারলাইট কোম্পানির কাছ থেকে। আর পেস্ট প্ল্যান্টটা কেনার পরে ও পুরো পেস্ট প্ল্যান্টটাকে এখান থেকে তুলে নিয়ে গেল, কিনে তুলে নিয়ে গেছে। তো নিয়ে যে নিজে যেখানে বাড়ি बरौनीতে নিয়ে যে পেস্ট প্ল্যান্ট ওইখানে কারখানা বসিয়েছে। 2004 में वेदांता ने बाकी 49% शेयर खरीदने के लिए 1099 करोड़ का चेक सौंपा केंद्र सरकार को। लेकिन केंद्र में बदल चुकी थी सरकार और एनडीए के बजाय यूपीए सरकार थी काबिज। सरकार ने 2000 करोड़ की मांग करते हुए प्रस्ताव रद्द कर दिया। किसी अन्य कंपनी को केंद्र सरकार ने शेयर ना बेच सके, इसके लिए वेदांता कंपनी चली गई दिल्ली हाईकोर्ट में। साल 2006 में वाम मोर्चा सरकार ने चुनाव लड़ा इंडस्ट्री डेवलपमेंट के नाम पर। वेदांता कंपनी ने दिया 25,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव। इसमें शामिल था 3,000 मेगावाट का बिजली प्लांट और साथ ही मेगा एल्यूमिनियम प्लांट। कंपनी के पास थी 220 एकड़ जमीन। नया प्लांट लगाने के लिए चाहिए था और 1200 एकड़ जमीन। मांगी थी एनओसी, लेकिन केंद्र ने इस शर्त पर इसे खारिज कर दिया कि प्रस्तावित जमीन के नीचे कोयले का भारी भंडार है, कोयले की जरूरत पड़ेगी देश को। और इसके बाद शुरू हुआ ममता बनर्जी का सिंगूर आंदोलन। जी हाँ, राज्य सरकार के अन्य प्रस्तावों के साथ वेदांता का ये प्रस्ताव भी चला गया ठंडे बस्ते में। इस मामले का एक और इंटरेस्टिंग पहलू बताते हैं। 2009 में वकील अर्जुन हरकौली ने आरटीआई के तहत मांगी थी जानकारी कि वेदांता को बालकों को सौंपे जाने से संबंधित टेंडर दस्तावेज उपलब्ध कराए जाए। सेंट्रल सूचना आयोग ने लिखित दिया कि ये दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, संभवतः नष्ट हो गए हैं। इस संबंध में 2015 में लोकसभा में पूछा गया था सवाल। 21 दिसंबर 2015 को संबंधित खान मंत्रालय के राज्य मंत्री विष्णुदेव साई ने लोकसभा को बताया था कि बालकों में 51% शेयर वेदांता का था और 49% शेयर भारत सरकार का। तो सवाल ये उठता है कि अहलुवालिया ने ये सारी जानकारी क्यों छिपाई। 1984 के राष्ट्रीयकरण के समय भले ही वे संसद में नहीं थे, लेकिन कांग्रेस के टिकट पर 1986 में राज्यसभा में गए थे और फिर 1992 में भी राज्यसभा में गए। 1998 में उन्होंने आसनसोल से संसदीय चुनाव लड़ा। बालकों की जेके नगर यूनिट से उनके पिता जुड़े थे। जेके नगर में उनका बचपन और जवानी के दिन बीते थे और यही उन्होंने प्रेम विवाह कर जीवन संगिनी भी पाई। 1999 में एसएस अहलुवालिया शामिल हो गए थे भाजपा में और 2000 में गए वे राज्यसभा में। केंद्र में उनकी सरकार ने लिया बालकों को वेदांता को सौंपने का ये निर्णय। तो इतना उदासीन कैसे कोई रह सकता है? इस झूठ को छिपाने में मंशा साफ दिखती है कि वे सांसद बने या ना बने, लेकिन वोटरों की उम्मीदों के पूरे होने पर सवालिया निशान तो लगता ही है, क्योंकि यदि वे इसकी जानकारी दे देते तो वेदांता के निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी अभी भी दिला ही सकते थे। याद रखना होगा कि देश के सबसे बड़े घोटाले इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में भी वेदांता का नाम शामिल है। सबसे ज्यादा चंदा देने वाले टॉप 5 में शामिल है वेदांता। किसी ना किसी रूप में शुरू करवा सकते थे वे इस एल्यूमिनियम फैक्ट्री को। इसको इक्विटी यूनिट के तर्ज पर वैकल्पिक इंडस्ट्रीज लगा ही सकते थे। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं शीघ्र नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।